नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में। आपको याद होगा कि हमने आपकी तैयारी को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए एक नए प्रोग्राम की शुरुआत की थी। हमारे नए प्रोग्राम का नाम है पीटी स्पेशल। तो इस पूरे प्रोग्राम के तहत मुख्य तौर पर हम पिछले साल की जो ज़रूरी घटनाएं रही हैं, उन घटनाओं को रिवाइज करने की कोशिश करते हैं, ताकि यदि आपके प्रश्न पत्र में इनसे जुड़ा कोई भी सवाल आए तो आप उस सवाल को आसानी से हल कर सकें। तो ज़ाहिर तौर पर ये जो पूरी सीरीज़ है आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकती है। और आज की इस वीडियो में हम मुख्य तौर पर पॉलिटी सेगमेंट से जुड़ी खबरों को एक बार जानने की कोशिश करेंगे, एक बार रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आज की हमारी पहली खबर देखते हैं। तो आज की हमारी जो पहली न्यूज़ है, वो पहली न्यूज़ मुख्य तौर पर कर्नाटक में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की जो कोटा है, उस कोटे से जुड़ी हुई है। खबर दरअसल चर्चा में इसलिए आई क्योंकि बीते दिनों कर्नाटक सरकार द्वारा एक अध्यादेश जारी किया गया था, एक ऑर्डिनेंस जारी किया गया था। और इस पूरे अध्यादेश के जरिए कर्नाटक में मुख्य तौर पर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का जो आरक्षण का कोटा है, उस कोटे में कुछ विस्तार किया गया था। कितना विस्तार किया गया था? तो इस पूरे नोटिफिकेशन के जरिए, इस पूरे अध्यादेश के जरिए मुख्य तौर पर शेड्यूल कास्ट का जो पहले कोटा हुआ करता था 15% का, उस कोटे को बढ़ाकर 17% कर दिया गया था। और शेड्यूल ट्राइब का जो पहले 3% का कोटा हुआ करता था, उस कोटे को बढ़ाकर 7% कर दिया गया था। तो इस तरह से कर्नाटक में जो कुल आरक्षण था, जो समग्र आरक्षण था, वो तकरीबन 58% पर पहुंच गया था। और क्योंकि ये जो 58% का आरक्षण है, ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय किए गए 50% आरक्षण की सीमा का उल्लंघन करता है, और इसी वजह से कर्नाटक सरकार के इस निर्णय की काफी ज्यादा आलोचना की जा रही थी। उस पर आगे बात करेंगे, 50% सीमा क्या होती है उसको आगे समझेंगे। फिलहाल यहाँ पर कर्नाटक की सरकार ने ये जो डिसीजन लिया था, ये पूरा का पूरा डिसीजन मुख्य तौर पर नागमोहन दास समिति की अध्यक्षता, नागमोहन दास समिति की सिफारिशों के आधार पर लिया गया था। अब ये जो पूरी समिति थी, इस पूरी समिति को कर्नाटक सरकार ने मुख्य तौर पर राज्य के शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में जो शेड्यूल कास्ट है, जो शेड्यूल ट्राइब है, इनके प्रतिनिधित्व को और बेहतर बनाने के लिए सिफारिश देने के उद्देश्य से गठित किया गया था। और इसी समिति ने जो कर्नाटक की सरकार थी, उसे ये सिफारिश दी कि सरकार को शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के जो कोटा है, उस कोटे में विस्तार करना चाहिए। और इसी सिफारिश के आधार पर कर्नाटक की सरकार द्वारा इस पूरे अध्यादेश को पेश किया गया था। तो ये तो हालिया संदर्भ की बात हुई। अब इस पूरे विषय से जुड़े कानूनी प्रावधानों को समझने की कोशिश करते हैं। तो संविधान में इस पूरे विषय को लेकर क्या कहा गया है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 को यदि आप देखेंगे, तो अनुच्छेद 16 कहता है कि भारत में सभी नागरिकों को सरकारी नौकरियों और सरकारी पदों में नियुक्ति के संबंध में समानता प्राप्त है। यानी किसी भी व्यक्ति के आधार पर, किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। हालांकि इसी अनुच्छेद का एक खंड है, अनुच्छेद 16(4), यानी कि जो सब क्लॉज 4 है, वो ये कहता है कि यदि राज्य सरकार चाहे तो किसी वर्ग विशेष के पक्ष में आरक्षण का प्रावधान कर सकती है। यानी अगर कि किसी राज्य की सरकार को ये लगता है या केंद्र सरकार को ये लगता है कि किसी एक वर्ग विशेष का प्रतिनिधित्व सरकारी नौकरियों में नहीं है या फिर शैक्षणिक संस्थानों में नहीं है, तो राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार अपनी इच्छा के अनुसार उस पूरे वर्ग विशेष को आरक्षण का लाभ प्रदान कर सकती है। हालांकि यहाँ पर कुछ शर्तें भी लगाई गई हैं। शर्तें ये हैं कि राज्य सरकार को ये सुनिश्चित करना होगा कि उस वर्ग विशेष का प्रतिनिधित्व बहुत ज्यादा कम है। यानी राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी कि वो आंकड़ों के आधार पर यह तय करेगी कि उस पूरे राज्य में, उस क्षेत्र विशेष में जो पूरा वर्ग है, जो शेड्यूल कास्ट है, जो शेड्यूल ट्राइब है, उनका प्रतिनिधित्व तो बहुत ज्यादा कम है। और जब ये तय हो जाएगा तो इसी आधार पर उस राज्य में, उस क्षेत्र में शेड्यूल कास्ट को या फिर किसी भी दूसरे वल्नरेबल ग्रुप को आरक्षण का लाभ दिया जा सकता है। इसके अलावा इसी विषय से जुड़ा संविधान का अनुच्छेद 15(4) भी है, जो ये कहता है कि भारत में सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के लिए सरकार यदि चाहे तो उनकी उन्नति के लिए आरक्षण का प्रावधान या फिर दूसरा किसी तरह का प्रावधान कर सकती है। तो ये तो संविधान के प्रावधानों की बात हुई। अब हमने पहले ही बात की थी कि कर्नाटक सरकार जो अध्यादेश लेकर आई थी और बाद में उसके लिए एक विधेयक भी पेश किया गया, तो ये जो पूरा जो अध्यादेश था 58% कोटे का, ये पूरा का पूरा अध्यादेश सुप्रीम कोर्ट के
50% आरक्षण की सीमा के निर्णय का उल्लंघन करता था। इसकी बात करते हैं, ये पूरा निर्णय क्या था। तो दरअसल सुप्रीम कोर्ट द्वारा साल 1992 में एक डिसीजन दिया गया था। ये पूरा डिसीजन मुख्य तौर पर इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामले में दिया गया था, और इसी पूरे डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट ने इस सीमा का निर्धारण किया था। अब इस पूरे डिसीजन में जो जज थे उनकी संख्या 9 थी, यानी काफी बड़ी बेंच थी। तो बड़ी बेंच का डिसीजन भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो इसी बड़ी बेंच ने अपने डिसीजन में ये कहा था कि देश भर में जो आरक्षण की सीमा है, वो आरक्षण की सीमा किसी भी स्थिति में 50% से ज्यादा नहीं हो सकती है। यानी सुप्रीम कोर्ट द्वारा आरक्षण की सीमा तय कर दी गई थी। इस पूरे संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में कहा था कि आरक्षण जो है वो समता के सिद्धांत के आधार पर काम करता है, इक्वेलिटी के सिद्धांत के आधार पर काम करता है। और इक्वेलिटी के सिद्धांत के मुताबिक भारत में आरक्षण कम से कम होना चाहिए। आरक्षण की जो सीमा है वो बहुत ज्यादा कम होनी चाहिए, ना कि ज्यादा होनी चाहिए, ताकि सभी लोगों को समानता, सभी लोगों के बीच एक समानता सुनिश्चित किया जा सके। और इसका यहाँ पर लेकिन सबसे विशेष बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो ये सीमा तय की गई थी, ये सीमा अभी तक किसी कानून में शामिल नहीं की गई है। यानी इस पूरे विषय को अभी कानूनी रूप नहीं दिया गया है। लेकिन इसके बावजूद भी, क्योंकि ये जो पूरा निर्णय है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से देखने को मिला था, तो ऐसे में भारत की जो तमाम अथॉरिटीज हैं, उन सभी अथॉरिटीज के लिए इस निर्णय को मानना जरूरी हो जाता है, और इसमें कर्नाटक सरकार भी शामिल है। अब यहाँ पर आप सवाल पूछ सकते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का डिसीजन दे दिया है, तो आखिर कर्नाटक की सरकार इस पूरे निर्णय को लेकर आगे क्यों बढ़ रही है? कर्नाटक की सरकार 58% आरक्षण क्यों दे रही है? तो दरअसल 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने जब अपना डिसीजन दिया था, तो इस डिसीजन के साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि यदि सरकार चाहे, यदि सरकार को लगता है कि आरक्षण की जरूरत है, बहुत विशेष स्थितियों में यदि सरकार ये चाहती है कि किसी वर्ग को अतिरिक्त आरक्षण दिया जाना चाहिए, तो सरकार को ये तय करना होगा कि उस वर्ग को इसकी जरूरत है और असाधारण स्थितियां पैदा हो गई हैं, और उस वर्ग का प्रतिनिधित्व सरकार की नौकरियों या फिर शैक्षणिक संस्थानों में बहुत ज्यादा कम हो गया है। केवल इस तरह की आपातकाल स्थिति में ही राज्य सरकार 50% की सीमा का उल्लंघन कर सकती है। तो ऐसे में यहाँ पर सबसे विशेष बात यह है कि अब जो जिम्मेदारी है वो कर्नाटक की सरकार के ऊपर है। कर्नाटक की सरकार को ये तय करना होगा, ये स्थापित करना होगा कि राज्य में जो शेड्यूल कास्ट है, जो शेड्यूल ट्राइब से जुड़े लोग हैं, उनका प्रतिनिधित्व बहुत ज्यादा कम है। तो ऐसे में उन्हें ज्यादा आरक्षण की जरूरत है, और अगर ये तय हो जाता है तो 58% जो आरक्षण है वो बना रहेगा, और अगर ये तय नहीं हो पाता है तो 58% आरक्षण को समाप्त कर दिया जाएगा। तो ये तो राज्य के आरक्षण की बात हुई, सुप्रीम कोर्ट शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के आरक्षण की बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं और अपनी अगली खबर पर बात करते हैं। हमारी जो अगली खबर है वो EWS कोटे से जुड़ी हुई है। दरअसल खबर चर्चा में इसलिए आई क्योंकि अपने एक निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने 103वें संविधान संशोधन की वैधता को बरकरार रखा, इसकी लीगैलिटी को बरकरार रखा गया। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में भारत में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के आरक्षण को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि भारत सरकार द्वारा संविधान के 103वें संशोधन के जरिए जो 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, ये पूरी व्यवस्था संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करती है। ऐसे में इस पूरी व्यवस्था को बरकरार रखा जा सकता है। तो ये तो हालिया संदर्भ की बात हुई। अब इस पूरे विषय से जुड़े और ज्यादा स्टैटिक पोर्शन की बात करते हैं। 103वें संविधान संशोधन को समझने की कोशिश करते हैं। तो भारत सरकार द्वारा साल 2019 में भारत में 103वें संविधान संशोधन को पारित किया गया था। अब ये जो 103वां संविधान संशोधन है, ये भारतीय संविधान के 2 अनुच्छेदों में मुख्य तौर पर संशोधन करता है। कौन कौन से हैं वो 2 अनुच्छेद? तो इसमें पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 15 आर्टिकल 15, और दूसरा अनुच्छेद है आर्टिकल 16। अब ये जो पूरा संविधान संशोधन था, इस संशोधन के जरिए भारतीय संविधान में 2 आर्टिकल शामिल किए गए थे। इसमें पहला आर्टिकल था आर्टिकल 15 सबसेक्शन सी, और दूसरा आर्टिकल था आर्टिकल 16 सबसेक्शन 6। तो ये दोनों आर्टिकल शामिल किए गए थे। अब क्या कहते हैं ये दोनों आर्टिकल, इनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले अनुच्छेद 15(6) की बात करते हैं। तो अनुच्छेद 15(6) जो है वो ये कहता है कि भारत में खंड 4 और खंड 5 में जिन वर्गों का उल्लेख किया गया है, यानी कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को छोड़कर, यदि कोई व्यक्ति अनारक्षित वर्ग से है और वो इकोनॉमिकली वीकर भी है
उसको आरक्षण की जरूरत है, उसको थोड़ी प्रावधानों की जरूरत है, उन्नति की जरूरत है, तो ऐसे में उस व्यक्ति के लिए सरकार यदि चाहे, उस वर्ग के लिए सरकार यदि चाहे, तो आरक्षण की व्यवस्था का प्रावधान कर सकती है। इसके अलावा अनुच्छेद 16(6) की बात करें तो 16(6) में भी कुछ इसी तरह का उल्लेख किया गया है। इसमें कहा गया था कि अनुच्छेद 16(4) में जिन वर्गों का उल्लेख किया गया है, जिन लोगों की बात की गई है, खासतौर पर शेड्यूल कास्ट की और शेड्यूल ट्राइब की, तो इन लोगों को छोड़कर सभी अन्य लोगों के लिए, सभी ईडब्ल्यूएस लोगों के लिए, यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए सरकार प्रावधान कर सकती है, सरकार आरक्षण का प्रावधान कर सकती है। खासतौर पर नियुक्तियों की बात की गई थी, सरकारी नौकरियों की बात की गई थी। अब इस पूरे आरक्षण की व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? इसके उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य था भारत के जो अनारक्षित वर्ग हैं, जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है, जिसे हम जनरल कैटेगरी के तौर पर भी बोलते हैं, तो ये जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है, इसमें भी बहुत सारे लोग आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा कमजोर है, जिनकी जो आय है वो 8 लाख रुपए से कम है, तो इन्हें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के तौर पर परिभाषित किया गया है। तो ऐसे लोगों को भारत में आरक्षण का लाभ देना है और उनकी उन्नति सुनिश्चित करना है। तो जाहिर तौर पर यह एक विशेष प्रावधान था। इसको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 103 में 2019 में पेश किया गया था। तो ये तो भारतीय संविधान के 103वें संविधान संशोधन की बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं और अपनी अगली खबर पर बात करते हैं। आज की जो हमारी अगली खबर है वो बहुत विशेष है और हमारी अगली खबर 22वें विधि आयोग से जुड़ी हुई है। अब ये जो पूरी खबर है, ये पूरी खबर चर्चा में इसलिए आई क्योंकि साल 2022 में केंद्र सरकार द्वारा 22वें विधि आयोग का गठन किया गया था और इस आयोग की अध्यक्षता कर रहे हैं कर्नाटक के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, कर्नाटक हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस, जिनका नाम है ऋतुराज अवस्थी। अब इस पूरे आयोग में ऋतुराज अवस्थी जो कि इस आयोग की अध्यक्षता कर रहे हैं, इनके अलावा 5 सदस्य और शामिल हैं। तो यानी कि समग्र तौर पर इस पूरे आयोग में 6 मेंबर्स शामिल हैं। इसके अलावा 21वें विधि आयोग की बात करें तो 21वें विधि आयोग की अध्यक्षता कर रहे थे जस्टिस BS चौहान और ये जो 21वां विधि आयोग था, इसका कार्यकाल 31 अगस्त 2018 को समाप्त हो गया था और इसकी समाप्ति के बाद ही भारत में 22वें विधि आयोग की आवश्यकता पर विचार किया जा रहा था और इस विचार को ध्यान में रखते हुए साल 2022 में भारत सरकार द्वारा इस संबंध में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था। लेकिन क्योंकि साल 2020 में भारत में बहुत ज्यादा कोरोना महामारी चल रही थी, तो इसी को ध्यान में रखते हुए उस समय विधि आयोग का औपचारिक तौर पर गठन नहीं हो सका था। तो औपचारिक तौर पर जो गठन हुआ वो साल 2022 में किया गया। अब विधि आयोग क्या होता है, इसके विषय में कुछ बुनियादी चीजों को जान लेते हैं। विधि आयोग की बात करें तो विधि आयोग एक गैर सांविधिक निकाय है। अब गैर सांविधिक निकाय होने का मतलब ये है कि इसका जिक्र हमें भारतीय संविधान के किसी भी प्रावधान में देखने को नहीं मिलता है, लेकिन इसके बावजूद भी भारत की सरकार समय समय पर भारत में विधि आयोग का गठन करती रहती है। क्यों करती है? क्योंकि जो विधि आयोग है वो भारत में विधि एवं न्याय मंत्रालय के एक सलाहकार बोर्ड के तौर पर काम करता है। यानी ये जो पूरा निकाय है, ये पूरा निकाय भारत में लॉ मिनिस्ट्री को अपनी सिफारिशें देता है, उसको एडवाइस देता है, सलाह देता है। इसके अलावा ये पूरा निकाय भारत में जो भारत के तमाम कानून हैं, तमाम नियम मौजूद हैं, उन नियमों पर रिसर्च करता है। इसके अलावा उनकी मौजूदा कानूनों की समीक्षा भी की जाती है और समीक्षा के साथ साथ इस बात पर भी विचार किया जाता है कि इस कानून की हमें जरूरत है या फिर नहीं है, और अगर जरूरत है तो इस कानून में किस तरह के सुधार किए जा सकते हैं, किस तरह के बदलाव किए जा सकते हैं, और अगर जरूरत नहीं है तो इस कानून को रद्द किया जाना चाहिए या फिर इसे बनाए रखना चाहिए। तो इन तमाम बातों पर विचार करने की जो जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी मुख्य तौर पर भारत में विधि आयोग को दी गई है। अब विधि आयोग के इतिहास की बात करें तो भारत में जो पहला विधि आयोग गठित किया गया था वो ब्रिटिश काल में गठित किया गया था। भारत में पहला विधि आयोग मुख्य तौर पर चार्टर अधिनियम 1833 के माध्यम से 1834 में गठित किया गया था और उसकी अध्यक्षता कर रहे थे लॉर्ड मैकेले। तो इनकी अध्यक्षता में पहला विधि आयोग गठित हुआ और पहले विधि आयोग ने मुख्य तौर पर भारत में IPC यानी कि भारतीय दंड संहिता और CRPC यानी दंड प्रक्रिया संहिता को कोडिफाइड करने को लेकर अपनी सिफारिशें प्रदान की थी और इसी आयोग की सिफारिशों के आधार पर भारत में IPC और CRPC को 1860 में लागू किया गया था। तो ये तो बात हुई पहले विधि आयोग की। इसके अलावा स्वतंत्र भारत के पहले विधि आयोग की बात करें तो हम जानते हैं कि 1947 में भारत आजाद हुआ
और आज़ादी के बाद 1955 में स्वतंत्र भारत के पहले विधि आयोग का गठन किया गया था। अब ये जो पहला विधि आयोग था भारत स्वतंत्र भारत का, इस पहले विधि आयोग की अध्यक्षता कर रहे थे तत्कालीन अटॉर्नी जनरल MC सीतलवाड़। तो इनकी अध्यक्षता में पहले विधि आयोग का गठन किया गया था। अब इसके अलावा भारत में बहुत सारे विधि आयोग रहे हैं और आयोगों ने बहुत सारी रिपोर्ट भी पेश की है। तो उनमें से कुछ विशेष रिपोर्ट्स की बात करते हैं, कुछ विशेष सिफारिशों की बात करते हैं। तो साल 2015 में विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट में, कौन सी रिपोर्ट थी, तो 262वीं रिपोर्ट में मुख्य तौर पर मृत्युदंड की समाप्ति की सिफारिश की थी। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि भारत में जो मृत्युदंड है उसे लगभग समाप्त कर देना चाहिए। उसका प्रावधान मुख्य तौर पर कुछ बहुत विशेष परिस्थितियां हो गई, जैसे कि आतंकवाद का मामला हो गया या फिर युद्ध संबंधित कोई मामला है। तो इन जो विशेष परिस्थितियां हैं, केवल इन्हीं परिस्थितियों में विधि आयोग ने कहा था कि भारत में मृत्युदंड का उपयोग किया जाना चाहिए। इसके अलावा साल 1999 में विधि आयोग ने अपनी एक रिपोर्ट में ये भी सिफारिश दी थी कि भारत में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के जो चुनाव हैं, उन चुनावों को एक साथ आयोजित किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर चुनाव एक साथ आयोजित किए जाएंगे तो भारत में जो सुशासन व्यवस्था है, जो शासन व्यवस्था है, जो गवर्नेंस ऑर्डर है, उस व्यवस्था को और ज्यादा बेहतर किया जा सकेगा। तो ये तो 1999 की एक रिपोर्ट हुई। इसके अलावा 21वें विधि आयोग की सिफारिशों की बात करें तो इस विधि आयोग को मुख्य तौर पर यूनिफॉर्म सिविल कोड पर विचार करने का काम दिया गया था, उद्देश्य दिया गया था। और 21वें विधि आयोग ने अपने रिपोर्ट में स्पष्ट तौर पर कहा था कि वर्तमान समय में भारत में समान नागरिक संहिता की कोई आवश्यकता नहीं है और इसी वजह से इसे लागू नहीं किया जाना चाहिए। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट तौर पर कहा था कि भारत में अभी ना तो इसकी आवश्यकता है और ना ही ये वांछनीय है, तो इसको क्यों ही लागू किया जाए। लेकिन सरकार ने आयोग की सिफारिशों को नहीं माना और इसी वजह से केंद्र सरकार ने 22वें विधि आयोग को यही काम दिया है। 22वें विधि आयोग का भी यही काम है कि वह यूनिफॉर्म सिविल कोड के विषय पर विचार करे। तो ये तो उसकी पूरी घटना की बात हुई। इसके अलावा इस संबंध में एक हालिया खबर तब आई जब फरवरी 2023 में केंद्र सरकार द्वारा 22वें विधि आयोग के कार्यकाल का विस्तार कर दिया गया। 22वें विधि आयोग का कार्यकाल जो है अब वो 31 अगस्त 2024 तक कर दिया गया था। दरअसल हमने पहले ही बात की थी कि भारत में 22वें विधि आयोग के संबंध में जो नोटिफिकेशन जारी की गई थी, वो नोटिफिकेशन मुख्य तौर पर 21 फरवरी 2020 को जारी की गई थी। लेकिन उस समय भारत में कोविड महामारी बहुत तेजी से फैल रही थी और इसी वजह से केंद्र सरकार द्वारा आयोग का औपचारिक तौर पर गठन नहीं किया गया। आयोग का औपचारिक तौर पर जो गठन हुआ वो गठन मुख्य तौर पर 2022 में किया गया, लेकिन नोटिफिकेशन तो 2020 में आ गई थी और जो विधि आयोग का कार्यकाल होता है वो केवल 3 साल तक का होता है। तो ऐसे में इस नोटिफिकेशन के आधार पर 22वें विधि आयोग का जो कार्यकाल था वो कार्यकाल 20 फरवरी 2023 को समाप्त हो रहा था और इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में एक नई नोटिफिकेशन जारी की गई और एक नई नोटिफिकेशन के जरिए आयोग के कार्यकाल का विस्तार कर दिया गया साल 2024 तक के लिए। तो ये तो विधि आयोग से जुड़े तमाम पहलुओं की बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं, अपनी अगली खबर पर बात करते हैं। आज की हमारी जो अगली खबर है वो कीटनाशक अधिनियम 1968 से जुड़ी हुई है। खबर चर्चा में इसलिए आई क्योंकि बीते दिनों केंद्र सरकार द्वारा ग्लाइफोसेट नाम के एक हर्बिसाइड के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया। यहाँ पर हमने बात की उपयोग की, तो यहाँ पर केवल उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है और इसको बेचा अभी भी जा सकता है। इस पर आगे बात करेंगे। फिलहाल इस पूरे हर्बिसाइड पर प्रतिबंध लगा दिया गया और जो प्रतिबंध लगाया गया था वो पूरा का पूरा प्रतिबंध मुख्य तौर पर कीटनाशक अधिनियम 1968 के तहत सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ समितियों की सिफारिश के आधार पर लगाया गया था। अब यहाँ हमने पहले ही बात की कि विशेष बात यह है कि ये जो पूरा प्रतिबंध है ये केवल हर्बिसाइड के उपयोग पर लगाया गया है, यानी इस पूरे हर्बिसाइड को अभी भी भारत में बेचा जा सकता है, लेकिन इसका उपयोग जो है वो मुख्य तौर पर केवल जो कीट नियंत्रक ऑपरेटर होते हैं वही कर सकेंगे। कोई आम किसान इन पूरे हर्बिसाइड्स का उपयोग नहीं कर सकेगा। इस हर्बिसाइड की बात करते हैं, ग्लाइफोसेट की बात करते हैं, तो ये एक हर्बिसाइड है। हर्बिसाइड होने का क्या मतलब है? तो हर्बिसाइड होने का मतलब है कि इसका उपयोग मुख्य तौर पर जो हमारे खेतों में जो खरपतवार आ जाती है उस खरपतवार को हटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब खरपतवार क्या होती है? तो खरपतवार का मतलब मुख्य तौर पर फसलों के साथ उगने वाले कुछ अवांछनीय पौधों से होता है। तो ये जो अवांछनीय पौधे होते हैं, जो अनएक्सपेक्टेड जो प्लांट्स होते हैं, ये पौधे मुख्य तौर पर फसलों के पोषक तत्वों का उपयोग करते हैं
फसलों के लिए जो नमी मौजूद है उसका उपयोग करते हैं, प्रकाश का उपयोग करते हैं। तो ऐसे में इन खरपतवार की वजह से हमें फसलों में नुकसान देखने को मिलता है, क्योंकि फसलों के लिए जो पोषक तत्व मौजूद हैं वो पोषक तत्व तो ये खरपतवार उपयोग कर लेते हैं। तो ऐसे में किसानों को फसलों में काफी ज्यादा नुकसान होता था, और इसी को ध्यान में रखते हुए हर्बिसाइड का उपयोग किया जाता है ताकि खरपतवार को हटाया जा सके। और वर्तमान समय में ये जो ग्लाइफोसेट हर्बिसाइड है, इस हर्बिसाइड के भारत में 35 ब्रांड मौजूद हैं। तो ये तो इस पूरे विषय की बात हुई। इसके अलावा कीटनाशक अधिनियम 1968 की बात करें तो इस अधिनियम को मुख्य तौर पर भारत में अगस्त 1971 में मनुष्यों के साथ साथ जानवरों में कीटनाशकों के खतरनाक उपयोग या फिर कीटनाशकों के प्रभावों को रोकने के लिए लागू किया गया था। इस पूरे अधिनियम का प्राथमिक उद्देश्य भारत में कीटनाशकों की आयात को नियंत्रित करना है, उनके निर्माण को, बिक्री को, परिवहन को, वितरण को और उपयोग को नियंत्रित करना है। उसको एक नियंत्रित ढंग से, एक मैनेज्ड तरीके से लागू करना है। तो जाहिर तौर पर बहुत विशेष अधिनियम है, और इस पूरे अधिनियम की धारा 4 के माध्यम से भारत में केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड का गठन किया जाता है। अब ये जो बोर्ड है, ये पूरा का पूरा बोर्ड भारत में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत काम करता है, और ये एक एडवाइजरी बोर्ड है, एक सलाहकार बोर्ड है। और सलाहकार बोर्ड होने के नाते ये पूरा का पूरा बोर्ड भारत में केंद्र सरकार और तमाम राज्य सरकारों को कीटनाशकों के विषय में अपना सुझाव देता है, अपनी सलाह देता है। तो ये इसका काम हुआ। अब आगे बढ़ते हैं और अगली खबर पर बात करते हैं। हमारी जो अगली खबर है वो पॉक्सो एक्ट में जो सहमति की आयु पर पुनर्विचार करने को लेकर है। दरअसल ये पूरी खबर चर्चा में इसलिए आई क्योंकि बीते दिनों कर्नाटक हाईकोर्ट द्वारा भारत में विधि आयोग को इस पूरे विषय पर फिर से पुनर्विचार करने का निर्देश दिया गया। यानी कि भारत का विधि आयोग इस पूरे विषय पर विचार करेगा कि पॉक्सो एक्ट के तहत जो सहमति की बात की गई है उस आयु को क्या हम कम कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। अब ये पूरा मामला चर्चा में कैसे आया, इसको जानने की कोशिश करें तो दरअसल कर्नाटक में, इसके अलावा भारत के तमाम अन्य क्षेत्रों में हमें 16 साल की नाबालिग लड़कियों के बीच प्रेम प्रसंग के मामले देखने को मिल रहे थे, प्रेम संबंध के मामले देखने को मिल रहे थे, और कई मामलों में सहमति से यौन संबंध के मामले भी देखने को मिले थे। तो ऐसे में कोर्ट का कहना था कि यदि हम 16 से 18 वर्ष की लड़कियों की सहमति के पहलू पर एक बार फिर से विचार कर सकते हैं, क्योंकि 16 से 18 आयु उम्र के बीच की जो लड़के और लड़कियां हैं उन लोगों के बीच हमें प्रेम संबंध देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे में हम इस पूरे विषय पर एक बार फिर से, सहमति का जो पूरा विषय है उस विषय पर एक बार फिर से विचार कर सकते हैं। लेकिन ये पूरा मामला खड़ा कहाँ से होता है उसकी बात करते हैं। तो उसको समझने के लिए हमें यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम यानी कि पॉक्सो एक्ट को समझना होगा। तो ये जो पॉक्सो एक्ट है, ये पूरा का पूरा एक्ट भारत में 18 साल से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति को बच्चे के तौर पर परिभाषित करता है। और बच्चे के तौर पर परिभाषित होने की वजह से कम उम्र के बच्चों के साथ सहमति से यौन संबंध बनाना भी इस पूरे अधिनियम में अपराध के तौर पर शामिल किया गया है। इस पूरे अधिनियम में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति 18 साल से कम उम्र के बच्चे के साथ यौन संबंध बनाता है तो वो अपराध माना जाएगा, क्योंकि 18 साल से कम उम्र के बच्चे नाबालिग होते हैं, और नाबालिग होने की वजह से उनकी जो सहमति है उस सहमति का कोई अर्थ नहीं माना जा सकता, उनकी सहमति बिल्कुल बेकार होती है। तो ऐसे में इस पूरी घटना को इस पूरे अधिनियम के तहत बलात्कार की श्रेणी में शामिल किया जाता है और उसके लिए सजा भी हो सकती है। लेकिन कई मामले ऐसे देखने को मिले जहां पर 16 से 18 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके बीच यौन संबंध बनाए गए, लेकिन वो संबंध पूरी तरह से सहमति के आधार पर बनाए गए थे। तो ऐसे में कोर्ट का कहना है कि यदि ऐसा हो रहा है तो हम क्यों ना जो सहमति की आयु है उसे 16 वर्ष कर दें, क्योंकि वर्तमान समय में तो ये 18 वर्ष है। तो इसके माध्यम से हम कुछ हद तक अपने समाज में और ज्यादा लिबरल हो सकेंगे। तो ये तो बात हुई पॉक्सो एक्ट की। अब आगे बढ़ते हैं, अपनी अगली खबर पर बात करते हैं। हमारी जो अगली खबर है वो मुख्य तौर पर राष्ट्रीय आवश्यक औषधि सूची से जुड़ी हुई है। खबर चर्चा में इसलिए आई क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा 384 दवाओं को आवश्यक दवाओं के तौर पर सूचीबद्ध किया गया और इन दवाओं को राष्ट्रीय आवश्यक औषधि सूची के तहत शामिल किया गया है। और जो दवाएं इस पूरी सूची में शामिल की जाती हैं उन दवाओं को मूल्य नियंत्रण के दायरे में लाया जाता है, यानी कि इन दवाओं को एक निश्चित दर पर ही बेचा जा सकता है, एक निश्चित दर से ज्यादा पैसे नहीं मांगे जा सकते इन दवाओं के लिए। तो इसका उद्देश्य मुख्य तौर पर जो आवश्यक दवाएं हैं उन दवाओं की कीमत में कमी लाना है
ताकि भारत का आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है उसके लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध की जा सके। जो वल्नरेबल सोसाइटी है उस सोसाइटी के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हो सकें, इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने इन 384 दवाओं को आवश्यक दवाओं के तौर पर सूचीबद्ध किया है। अब आवश्यक दवाएं क्या होती हैं, इनकी बात करें तो आवश्यक दवाएं मुख्य तौर पर वो दवाएं होती हैं जो कि किसी देश की जनसंख्या की प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए, जो केयर के लिए जरूरी मानी जाती हैं। यानी कई दवाएं ऐसी होती हैं जो हमारे लिए बहुत ज्यादा मूलभूत होती हैं, बहुत बेसिक होती हैं, तो इन्हीं दवाओं को भारत में आवश्यक दवाएं कहा जाता है। और इन दवाओं को भारत सरकार में जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय है, इस मंत्रालय द्वारा 1996 से राष्ट्रीय आवश्यक औषधि सूची में शामिल किया जाता रहा है। और जो भी दवाएं इस सूची में शामिल होती हैं उन दवाओं को एक निश्चित दर से ज्यादा नहीं बेचा जा सकता है। यानी कोई दुकानदार उन दवाओं के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं मांग सकता है, इस पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। और इसी लिहाज से ये पूरा जो विषय है ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं और अपनी अगली खबर पर बात करते हैं। हमारी जो अगली खबर है वो मुख्य तौर पर कोलेजियम सिस्टम से जुड़ी हुई है। खबर चर्चा में दरअसल इसलिए आई क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिस याचिका में सुप्रीम कोर्ट से कोलेजियम के मामले पर एक बार फिर से पुनर्विचार करने की मांग की गई। इसके अलावा इस याचिका में यह भी कहा कि भारत में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग यानी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को फिर से पुनर्जीवित करने पर एक बार फिर से बात होनी चाहिए कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को एक बार फिर से पुनर्जीवित होना चाहिए। तो ये तो पूरा चर्चा में रहा। और इसके अलावा ये पहली बार नहीं है जब भारत में जो कोलेजियम सिस्टम है उसको लेकर उसकी आलोचना की जा रही है। इससे पहले भी कई बार कोलेजियम सिस्टम की आलोचना की जा चुकी है और कई बार कोलेजियम सिस्टम पर यह आरोप लगता है कि ये जो पूरा सिस्टम है ये पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट नहीं है, इसमें बहुत सारी कमियां मौजूद हैं। अब कोलेजियम सिस्टम की बात करते हैं, ये सिस्टम आखिर है क्या? तो कोलेजियम सिस्टम को हम भारत की उच्च जो न्यायपालिका है जैसे कि सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, इन तमाम जो जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, इन इंस्टीट्यूशंस में जजों की नियुक्ति और उनके ट्रांसफर के संबंध में जो सिस्टम है उसी सिस्टम को कोलेजियम सिस्टम कहा जाता है। अब कोलेजियम सिस्टम के विषय में भारत में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरे सिस्टम का जिक्र हमें भारत के किसी भी प्रावधान में, भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद में देखने को नहीं मिलता और ना ही इस संबंध में भारत सरकार द्वारा अभी तक कोई कानून पारित किया गया है। तो यहाँ सवाल उठता है कि आखिर ये पूरा जो सिस्टम है, इस पूरे सिस्टम का विकास किस तरह से हुआ, तो उस पर हम आगे बात करेंगे, इसके इतिहास को आगे समझेंगे। फिलहाल यहाँ पर यह जानना जरूरी है कि सिस्टम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसकी संरचना कैसी होती है। तो इस पूरे सिस्टम में मुख्य तौर पर सीजीआई शामिल होते हैं जो कि कोलेजियम की अध्यक्षता करते हैं। सीजीआई मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अलावा भारत के सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम में 4 वरिष्ठ न्यायाधीश भी शामिल होते हैं जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्हें भी कोलेजियम में शामिल किया जाता है। तो ये तो बात हुई कोलेजियम की संरचना की। अब इसके विकास पर बात करते हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग सा एक विषय है, कोलेजियम का विकास किस तरह से हुआ। तो हमने पहले ही बात की कि कोलेजियम का जिक्र हमें भारतीय संविधान में भी नहीं मिलता, भारत के किसी नियम या कानून में भी नहीं मिलता। तो आखिर इसका विकास हुआ कैसे? तो इसका जो विकास है, इसका जो डेवलपमेंट है, वो मुख्य तौर पर सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग डिसीजंस के जरिए देखने को मिलता है। सुप्रीम कोर्ट के ऐसे 3 डिसीजंस हैं जिन डिसीजंस के जरिए भारत में कोलेजियम सिस्टम का विकास हुआ था। उन डिसीजंस पर बात करते हैं, उन निर्णयों को समझने की कोशिश करते हैं। तो इस संबंध में जो पहला डिसीजन है वो हमें साल 1981 में देखने को मिला था और इस डिसीजन को हम एसपी गुप्ता केस या फिर फर्स्ट जज केस के नाम से भी जानते हैं। अब ये जो फर्स्ट जज केस था, इस पूरे केस के तहत मुख्य तौर पर हमें ये समझना होगा कि भारत में सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति होती कैसे है। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 124 है वो भारत में सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति से संबंधित है। अब ये जो अनुच्छेद 124 है, इस पूरे अनुच्छेद 124 में भारत में सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए परामर्शी प्रक्रिया का जिक्र किया गया है, परामर्शी प्रक्रिया निर्धारित की गई है, यानी कि सलाह लेने की बात की गई है। अब यहाँ पर इस पूरे डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट ने ये माना था कि जो परामर्श शब्द का जिक्र किया गया है, ये परामर्श शब्द का मतलब सहमति से नहीं है, यानी कि जो जजों की नियुक्ति है उसमें सीजीआई की जो राय होगी, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो राय है, उनकी जो सिफारिश है,
वो सिफारिश सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं मानी जाएगी। सरकार चाहे तो सीजीआई की सिफारिश को मान सकती है और सरकार चाहे तो सीजीआई की सिफारिशों को मानने से इनकार भी कर सकती है। तो इस तरह से इस पूरे डिसीजन में जो सुप्रीम कोर्ट था 1981 का जो डिसीजन था, इस पूरे डिसीजन के माध्यम से जजों की नियुक्ति में कार्यपालिका की जो भूमिका थी, यानी सरकार की जो भूमिका थी, उस भूमिका को प्राथमिकता दे दी गई और जो सीजीआई थे और जो न्यायपालिका की भूमिका थी उसको केवल सलाह तक सीमित कर दिया गया। यानी कि सीजीआई की भूमिका बहुत बहुत न्यूनतम स्तर पर हो गई। सीजीआई को कोई विशेष भूमिका नहीं दी गई फर्स्ट जज केस में। और ये जो पूरा विषय था, ये पूरा जो मामला था, पूरा जो सिस्टम था, वो अगले 12 सालों तक चलता रहा। अगले 12 सालों तक सरकार अपनी मर्जी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति करती रही। लेकिन आगे चलकर साल 1993 में हमें सेकंड जज केस देखने को मिलता है और सेकंड जज केस के जरिए ये पूरा विषय पलट जाता है। सेकंड जज केस में सुप्रीम कोर्ट की तकरीबन 9 जजों की बेंच ने एसपी गुप्ता केस में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को खारिज कर दिया था और इस पूरे डिसीजन को बदल दिया गया था। इस पूरे डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट ने यह माना था कि भारत में जो न्यायपालिका की रक्षा की जिम्मेदारी है वो न्यायपालिका की ही है, यानी न्यायपालिका खुद की रक्षा कर सकती है, ऐसे में खुद की अखंडता की रक्षा कर सकती है। और इसी रक्षा को करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजों की नियुक्ति के लिए कोलिजियम सिस्टम का विकास किया था। इस कोलिजियम सिस्टम के विकास में जजों की जो नियुक्ति होती है वो नियुक्ति मुख्य तौर पर जजों द्वारा ही की जाती है। तो इस तरह से कोलिजियम सिस्टम का विकास हुआ था। अब इसमें कहा क्या था सुप्रीम कोर्ट ने? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक कोलिजियम होगा, एक लोगों का ग्रुप होगा जिसमें मुख्य तौर पर सीजीआई शामिल होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शामिल होंगे, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर मोस्ट जज भी शामिल होंगे और इन्हीं लोगों की सिफारिश के आधार पर, इन्हीं लोगों की सहमति के आधार पर भारत में जजों की नियुक्ति की जाएगी। और सरकार के लिए अंततः इन लोगों की सिफारिश को मानना अनिवार्य होगा। सरकार इनकी सिफारिश को वापस नहीं भेज सकती है 2 से ज्यादा बार। तो ये तो सेकंड जज केस की बात हुई। इसके अलावा एक थर्ड जज केस भी है। जो थर्ड जज केस था वो हमें 1998 में देखने को मिला था। दरअसल थर्ड जज केस कोई केस नहीं था। इस पूरे थर्ड जज केस में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 का उपयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट से कुछ कानूनी सलाह मांगी थी। अब 143 की भी बात कर लेते हैं, जो आर्टिकल 143 है उसकी भी बात कर लेते हैं। तो आर्टिकल 143 मुख्य तौर पर सुप्रीम कोर्ट को सलाहकार क्षेत्राधिकार देता है, यानी कि यदि भारत के राष्ट्रपति चाहें तो वो सुप्रीम कोर्ट से किसी कानूनी विषय पर, किसी कानूनी मसले पर परामर्श ले सकते हैं, उनसे उनकी राय मांगी जा सकती है। और इसी का उपयोग करते हुए भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति ने परामर्श शब्द को लेकर, परामर्श जो शब्द था, एडवाइजरी जो शब्द था, उसको लेकर उसके अर्थ पर सर्वोच्च न्यायालय से कुछ सवाल किए थे। सवाल ये था कि क्या जो सीजीआई की राय है, जो सीजीआई का विचार है, जो उनकी सिफारिश है, उसी ही परामर्श के तौर पर देखा जाएगा या फिर कई अन्य न्यायाधीशों की राय की भी जरूरत होगी। तो इस पूरे निर्णय को लेकर, इस पूरे विषय को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया था, उसी डिसीजन के माध्यम से भारत में कोलिजियम का वर्तमान स्वरूप विकसित हुआ था। अब क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में? तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में कहा था कि जो कोलिजियम सिस्टम है, उस कोलिजियम में मुख्य तौर पर सबसे पहले तो सीजीआई ही शामिल होंगे और सीजीआई के अलावा इसमें 4 जो सीनियर मोस्ट जज हैं वो भी शामिल होंगे। इसके अलावा जो सबसे विशेष बात कही गई थी वो ये थी कि यदि कोलिजियम के 2 जज अलग राय रखते हैं तो फिर उस व्यक्ति के नाम की सिफारिश को आगे नहीं भेजा जाएगा। यानी कि एक तरह से यहाँ पर मेजॉरिटी स्थापित करने की बात की गई थी इस पूरे डिसीजन के जरिए। तो इन 3 डिसीजंस के माध्यम से भारत में कोलिजियम सिस्टम का विकास हुआ था। तो ये कोलिजियम सिस्टम की बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं, अपनी अगली खबर पर बात करते हैं। हमारी जो अगली खबर है वो धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर है, रिलीजियस फ्रीडम को लेकर है। खबर चर्चा में इसलिए आई क्योंकि बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट में धर्मांतरण के कानूनों को लेकर एक याचिका दायर की गई थी। जो जबरन धर्मांतरण होता है उसको लेकर एक याचिका दायर की गई थी और इसी याचिका को लेकर केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा भी दायर किया गया। अब इस पूरे हलफनामे में केंद्र सरकार ने यह कहा कि भारत में किसी भी धर्म में परिवर्तित होना एक मौलिक अधिकार नहीं है। यानी कि आप इस आधार पर किसी धर्म में परिवर्तित होने का तर्क नहीं दे सकते कि ये एक फंडामेंटल राइट है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में ये भी कहा कि जबरदस्ती या फिर प्रलोभन के माध्यम से धर्म परिवर्तित करने की अनुमति भी
भारतीय संविधान में नहीं दी गई है। तो जाहिर तौर पर मामला बहुत विशेष था और इसी को लेकर ये आज की हमारी स्लाइड में भी मौजूद है। अब इस पूरे विषय से जुड़े कानूनी प्रावधानों की बात करते हैं कि भारतीय संविधान में इसको लेकर क्या कहा गया है। तो यदि आप भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 पर नजर डालेंगे तो अनुच्छेद 25 कहता है कि भारत के सभी नागरिकों को अंतःकरण के आधार पर किसी धर्म को अबाध रूप से मानने, उसका आचरण करने और उसका प्रचार करने का अधिकार प्राप्त है। हालांकि इसी अनुच्छेद में यह भी कहा गया है कि यदि सरकार चाहे तो लोक व्यवस्था को बनाए रखने के तर्क के आधार पर इस पूरे अधिकार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अब यहाँ पर इस पूरे अनुच्छेद 25 का जो सबसे विवादित शब्द है वो है प्रचार। प्रचार को लेकर बहुत समय समय पर विवाद खड़े होते रहे हैं और कई जानकारों ने इस पूरे विषय की व्याख्या भी की है। जानकारों का कहना है कि इस पूरे अनुच्छेद में जो प्रचार शब्द शामिल किया गया है, यहाँ पर प्रचार का मतलब है कि आप अपने धर्म की अच्छाई बता सकते हैं, आप अपने धर्म की बुराई बता सकते हैं, लेकिन प्रचार शब्द का उपयोग करते हुए आप किसी व्यक्ति को जबरन धर्म में शामिल करने के लिए राजी नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने अपने रेव स्टेनसलस बनाम मध्य प्रदेश राज्य विवाद में भी इस पूरे विषय पर व्याख्या की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में जो प्रचार शब्द का उल्लेख किया गया है, ये प्रचार शब्द एक सकारात्मक अधिकार है, एक पॉजिटिव राइट के तौर पर हमें इसे लेना चाहिए और प्रचार के तहत धर्मांतरण शामिल नहीं होता है। यानी आप प्रचार के जरिए किसी व्यक्ति को अपने धर्म में शामिल होने के लिए नहीं कह सकते हैं। इसके अलावा और इसी अनुच्छेद का उपयोग करते हुए, इसी पूरे डिसीजन का उपयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट द्वारा उड़ीसा और मध्य प्रदेश के कानूनों को सही ठहराया गया था। उड़ीसा और मध्य प्रदेश में जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए कुछ कानून पारित किए गए थे और इन कानूनों को सुप्रीम कोर्ट में बाद में चुनौती दी गई और उस चुनौती को खारिज करते हुए इस पूरे अनुच्छेद में सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया था उस डिसीजन का हवाला दिया गया था। तो ये तो जबरन धर्मांतरण की बात हुई, धर्म के विषय की बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं और अपनी अगली खबर पर बात करते हैं। आज की हमारी जो अगली खबर है वो विशेष विवाह अधिनियम और समलैंगिक विवाह से जुड़ी हुई है। खबर दरअसल चर्चा में इसलिए आई क्योंकि बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी जिसमें ये मांग की गई थी कि भारत में जो विशेष विवाह अधिनियम है उस अधिनियम के जरिए समलैंगिक विवाह को भी अनुमति दी जानी चाहिए। अब ये जो पूरा अधिनियम है, इस अधिनियम की धारा 4 दो व्यक्तियों को विवाह की अनुमति देती है। यानी कि धारा 4 का उपयोग करते हुए कोई भी दो व्यक्ति कोर्ट में जाकर शादी कर सकते हैं। लेकिन इसी धारा का एक सब सेक्शन भी है जो ये कहता है कि भारत में केवल एक पुरुष और एक महिला ही आपस में विवाह का आवेदन कर सकते हैं। यानी कि इस पूरे अनुच्छेद के जरिए भारत में समलैंगिक विवाह पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो जाहिर तौर पर ये एक बहुत बड़ा विषय है और इसी को लेकर याचिका दायर की गई थी। इस याचिका में ये मांग की गई थी कि भारत में जो लैंगिक प्रतिबंध लगाए गए हैं विवाह पर, उन लैंगिक प्रतिबंधों को, उन रेस्ट्रिक्शंस को समाप्त किया जाना चाहिए और इस पूरे विषय को हमें जेंडर न्यूट्रल बनाए जाने की जरूरत है। यानी कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी जो दो समलैंगिक व्यक्ति हैं वो कोर्ट में जाकर विशेष विवाह अधिनियम का उपयोग कर विवाह कर सकते हैं। हमें इस बात की अनुमति देनी चाहिए। तो ये तो खबर की बात हुई। अब विशेष विवाह अधिनियम की भी बात कर लेते हैं। तो विशेष विवाह अधिनियम को भारत सरकार द्वारा 9 अक्टूबर 1954 को पारित किया गया था और ये जो पूरा अधिनियम है, ये पूरा का पूरा अधिनियम भारत में अंतरजातीय यानी इंटरकास्ट और इंटर रिलीजियन मैरिज की अनुमति देती है। यानी जाहिर तौर पर ये एक बहुत बड़ा विशेष प्रावधान है, बहुत एक सेक्युलर कानून के तौर पर इसे देखा जा सकता है क्योंकि भारत में विवाह का जो विषय है, जो तलाक का विषय है, गोद लेने का विषय है, इन तमाम मसलों को, तमाम मामलों को भारत में पर्सनल लॉज के तहत गवर्न किया जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी जो पर्सनल लॉ है, जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट है, वो हिंदू मैरिज एक्ट भारत में अंतर जातीय या फिर अंतर धार्मिक विवाह की अनुमति नहीं देता है। तो ऐसे में यदि किसी व्यक्ति को अंतर धार्मिक विवाह करना है तो उसको विशेष विवाह अधिनियम 1954 का उपयोग करना होगा। अब ये जो विशेष विवाह अधिनियम 1954 है, ये कहता है कि भारत में दो व्यक्ति, महिला और पुरुष को विधि पूर्वक तरीके से विवाह करने की अनुमति प्राप्त है और इस तरह से विवाह करने के जरिए उन्हें औपचारिक विवाह की आवश्यकता नहीं होगी। यानी कि यदि आप इस कानून के जरिए शादी करते हैं, विवाह करते हैं, तो इसके लिए आपको धार्मिक जो रीति रिवाज हैं उनका पालन करने की जरूरत नहीं है। आप इस पूरे कानून के तहत कोर्ट जाकर आसानी से शादी कर सकते हैं। तो बहुत ज्यादा विशेष प्रावधान है। इसके अलावा क्या कहा गया है इसमें ये कहा गया है कि धर्म के, जब ये कानून है जो पूरा, इस पूरे कानून से विवाह होने के माध्यम से धर्म की कोई विशेष भूमिका नहीं रह जाती।
यानी यदि कोई व्यक्ति हिंदू धर्म से है, मुस्लिम धर्म से है, ईसाई, सिख, जैन या किसी भी धर्म से है, वो व्यक्ति आपस में जाकर, दो व्यक्ति आपस में जाकर इस पूरे कानून के जरिए विवाह कर सकते हैं और उनका धर्म उस विवाह के बीच में नहीं आएगा। इसके अलावा विवाह की आयु भी तय की गई है। इस पूरे कानून में पुरुषों के लिए जो विवाह की आयु है वो 21 वर्ष तय की गई है और महिलाओं के लिए जो विवाह की आयु है वो 18 वर्ष तय की गई है। अब इस पूरे कानून के तहत विवाह होता कैसे है उस पर बात करें, उसका प्रोसेस क्या है, उसका प्रावधान क्या है, उसको समझने की कोशिश करें। तो इस पूरे अधिनियम के तहत जो भी दो लोग विवाह कर रहे हैं, जो दो पार्टियां हैं, उन दोनों पक्षों को अपने संबंधित जिला विवाह अधिकारी को इस संबंध में एक लिखित नोटिस देना होता है। अब इस लिखित नोटिस के संबंध में भी एक विशेष प्रावधान है। प्रावधान ये है कि जो दो पक्ष नोटिस दे रहे हैं, उन दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष को उस जिले में कम से कम पिछले 30 दिनों में वहां पर रहना चाहिए, तभी जाकर नोटिस दिया जा सकता है। तो एक बार नोटिस दे दिया गया तो इसके बाद जो जिला अधिकारी है वो नोटिस को प्रकाशित करता है और 30 दिनों के भीतर यदि किसी व्यक्ति को उस विवाह से कोई आपत्ति है तो वो आपत्ति उस अधिकारी के सामने पेश की जा सकती है। यदि कोई आपत्ति आती है तो वो अधिकारी उस आपत्ति की जांच करता है और यदि उसे लगता है कि आपत्ति सही है तो विवाह को रद्द कर देता है, और यदि कोई आपत्ति नहीं आती है तो इस संबंध में विवाह को वो अधिकारी अपनी मंजूरी दे देता है। तो इस तरह से विवाह पूरा हो जाता है और एक मैरिज सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो ये तो हुई विशेष विवाह अधिनियम 1954 की बात। अब आगे बढ़ते हैं और अपनी अगली खबर पर बात करते हैं। हमारी अगली और अंतिम खबर है असम और मेघालय के सीमा विवाद से जुड़ी हुई। दरअसल बीते दिनों दोनों राज्यों की सीमाओं पर हमें हिंसक घटनाएं देखने को मिली और इन्हीं घटनाओं की वजह से ये जो पूरा विषय था काफी ज्यादा चर्चा में आ गया। इस पूरे विवाद को समझने की कोशिश करें तो दरअसल वर्तमान समय में असम और मेघालय तकरीबन 884.9 किलोमीटर की लंबी सीमा रेखा साझा करती हैं और इन दोनों राज्यों के बीच वर्तमान समय में 12 इलाकों को लेकर एक बहुत बड़ा विवाद मौजूद है, क्योंकि दोनों ही जो राज्य हैं वो इन 12 इलाकों पर अपना अपना दावा करते हैं। दरअसल आजादी से पहले असम जो था वो एक बहुत बड़ा राज्य था और असम में पूर्वोत्तर के कई राज्य शामिल थे। जैसे असम में नागालैंड शामिल था, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय राज्य शामिल थे। लेकिन आज़ादी के बाद धीरे धीरे ये जो तमाम राज्य थे वो असम से अलग होने लगे और मेघालय जो था वो 1972 में असम से अलग हुआ था और असम से अलग होने वाला दूसरा राज्य था। अब 1972 में ये तो असम से अलग हो गया और इसको जो अलग किया गया वो मुख्य तौर पर असम पुनर्गठन मेघालय अधिनियम के जरिए किया गया था और इसी अधिनियम के जरिए मेघालय और असम के बीच सीमाओं का निर्धारण भी किया गया था। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ा विवाद है वो मुख्य तौर पर विवाद जो है वो लांगपीह जिले से जुड़ा हुआ है। अब ये जो लांगपीह जिला है ये बंटवारे के बाद मुख्य तौर पर मेघालय के पश्चिमी गारो हिल्स में शामिल हो गया और इसको मेघालय का जिला मान लिया गया। लेकिन विशेष बात ये थी कि जब बंटवारा नहीं हुआ था, ब्रिटिश काल के दौरान ये जो पूरा इलाका था, ये पूरा का पूरा इलाका मुख्य तौर पर कामरूप जिले में शामिल था, जो कि असम का हिस्सा है। लेकिन आज़ादी और विभाजन के बाद ये जो पूरा हिस्सा है वो मेघालय में चला गया। लेकिन अभी भी असम इस पूरे हिस्से पर अपना दावा करता रहा है। असम का कहना है कि ये जो पूरा जिला है ये अभी भी उसके क्षेत्राधिकार में आता है। तो इसी को लेकर असम और मेघालय के बीच लगातार विवाद होते रहते हैं। वर्तमान समय में इस विवाद को सुलझाने के लिए भी कई प्रयास किए गए हैं। उदाहरण के लिए साल 1985 में असम के मुख्यमंत्री, मेघालय के मुख्यमंत्री और भारत के तत्कालीन सीजीआई YV चंद्रचूड़ को मिलाकर एक समिति बनाई गई थी। लेकिन समिति ने इस पूरे विषय पर बहुत ज्यादा विचार किया और विचार के बावजूद भी कोई समाधान नहीं निकल सका। इसके बाद साल 2021 में दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच बहुत लंबी वार्ताएं की गई और इन वार्ताओं के आधार पर एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए थे। लेकिन विशेष बात यह रही कि ये जो पूरा समझौता था, ये पूरा का पूरा समझौता केवल 6 इलाकों को ही संबोधित कर सका और अभी भी जो 6 इलाके हैं वो विवादित बने हुए हैं। तो ये तो खबरों की बात हुई। इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि भारत सरकार द्वारा संविधान में 103वें संशोधन को किस साल पेश किया गया था। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में जिन बिंदुओं पर बात की गई है वो आपको समझ में आएंगे और यदि आपके प्रश्न पत्र में इससे जुड़ा कोई भी सवाल आता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।